बात है सन 1764 की, जब मध्य भारत, जिसे आज हम मध्य प्रदेश भी कहते हैं, वहां पर जन्म होता है एक बच्चे का। कुछ सालों तक वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह हंसता खेलता हुआ बड़ा होता है, लेकिन जब वो 15 साल की उम्र तक पहुंचता है तो गलत संगत में पड़कर वो चोरी चकारी और लूटपाट करना शुरू कर देता है। उसे ये करने में मजा आने लगता है और वो लूटपाट को ही अपना पेशा बना लेता है। लेकिन जब ये 25 साल का होता है तो ये बड़े बड़े हाथ मारने के इरादे से लूटे हुए लोगों का मर्डर करना भी शुरू कर देता है। और ऐसा करते करते एक वो भी दिन आता है कि उसके नाम दर्ज हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसने एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 900 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इतना बड़ा सीरियल किलर होने के बाद भी उसे खून देखने से बहुत ज्यादा डर लगता था और वो लोगों को इस तरह से मारता था कि किसी का भी कभी खून ना निकले। इस खूंखार सीरियल किलर का नाम था बहराम जमादार। 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी खत्म होने को थी। भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में अपनी जड़ें जमा ली थी। ब्रिटिश पुलिस देश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई थी, लेकिन दिल्ली से जबलपुर के रास्ते के बीच पड़ने वाले थानों में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कोई पीड़ित अपने किसी करीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने में न आता हो। लखनऊ और दिल्ली की खूबसूरत तवाइफें, डोली में बैठकर ससुराल जाती हुई नई नवेली दुल्हनें और बंगाल से बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा पर आने वाली टोलियां सभी आधे रास्ते से गायब हो जा रहे थे। यहाँ तक कि छुट्टी से लौटकर आते ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोलियां भी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच रही थी। पुलिस की फाइलें लगातार गायब हो रहे लोगों की शिकायतों से बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंग्रेजी अफसर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि ब्रिटिश सरकार को एक फरमान जारी करना पड़ गया, जिसके मुताबिक कोई भी सैनिक या सिपाही इक्का दुक्का यात्रा नहीं करेगा। किसी भी यात्रा के वक्त सैनिक हमेशा ग्रुप में रहेंगे और अपने साथ ज्यादा कैश नहीं रखेंगे। अंग्रेजी सरकार ने परेशान होकर 1809 में इंग्लैंड से अपने एक ऑफिसर कैप्टन विलियम स्लीमैन को बुलवा लिया और लगातार गायब हो रहे लोगों के रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। काफी दिनों की तफ्तीश के बाद कैप्टन स्लीमैन को पता चल गया कि इसके पीछे किसका हाथ है। इन लोगों को गायब करने के पीछे एक ठगों का गिरोह था। ये लोग लूटपाट के लिए मर्डर्स करते थे और गिरोह का मुखिया था ठग बहराम जमादार। बहराम और उसके साथी हाईवे और उसके आसपास के जंगलों में घोड़ों पर घूमते रहते थे। हर वो शख्स जिसके पास धन दौलत होती थी वही बहराम और उसकी टोली का शिकार बन जाते थे। कैप्टन स्लीमैन ने इन ठगों के खिलाफ पूरे नॉर्थ इंडिया में अलर्ट जारी कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्लीमैन के साथ मिलकर ठगी एंड डिकॉयटी डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसका इंचार्ज कैप्टन स्लीमैन को बनवा दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस स्लीमैन ने जबलपुर में बनवाया, क्योंकि उसे पता था कि जबलपुर और ग्वालियर के एरिया के बीच में ही गिरोह सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और साथ ही साथ इस इलाके की सड़कें घने जंगलों से होकर गुजरती थी, जिसका फायदा ठग बड़े आराम से उठाते थे। यहाँ पर ठगों के लिए लूटपाट करना भी आसान था और उन्हें मारने के बाद लाश को छिपाना भी बहुत आसान था। स्लीमैन ने सबसे पहले तो दिल्ली से ग्वालियर और जबलपुर तक के हाईवे के किनारे से जंगलों का सफाया करवा दिया। इसके बाद उसने अपने गुप्तचरों का एक बड़ा जाल बिछाया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की नींव भी बहराम और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए ही रखी गई थी। अपने गुप्तचरों की मदद से स्लीमैन ने सबसे पहले ठगों की भाषा को समझा। ठग इस भाषा को रामोसी भाषा कहते थे। इस भाषा के कुछ कोड वर्ड्स के बारे में बात करें तो पक्के ठग को बोरा कहते थे, अशरफी को खार, जिस जगह सारे ठग इकट्ठे होते थे उसे बाग कहते थे, पुलिस को डानकी कहते थे, शिकार के आसपास मंडराने वाले को सोथा और जिस जगह शिकार को दफनाया जाता था उसे ये लोग तपोनी कहते थे। स्लीमैन लगातार कई सालों तक तरह तरह के पैंतरे आजमाता रहा। फाइनली 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद बहराम के दो साथी स्लीमैन की पकड़ में आ गए और उन दोनों को इनाम का लालच और सजा में छूट का लालच देकर स्लीमैन ने उनसे बहराम का पता निकलवा लिया और एक बड़ी पुलिस फोर्स के साथ बहराम और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब ठग बहराम ने स्टेटमेंट दिया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि उसके गिरोह के कुछ लोग व्यापारियों का भेष बनाकर जंगलों में घूमते रहते थे। जो भी व्यापारियों का काफिला जंगल या उसके आसपास से गुजरता था वो भी उस काफिले में शामिल हो जाते। काफिले के लोगों को जब गहरी नींद आने लगती तो दूर से एक गीदड़ के रोने की आवाज निकाली जाती। ये गीदड़ जैसी आवाज पूरे गिरोह के लिए एक ग्रीन सिग्नल होता था। थोड़ी ही देर में बहराम और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते और शुरू हो जाता मौत का नंगा नाच। बहराम अपना पीला रुमाल निकालकर उसके बीच एक सिक्का रखकर एक गांठ बांध देता था और एक एक करके सोते हुए काफिले के लोगों का गला घूंटता जाता और कुछ ही देर में वहां लाशों का ढेर लगा देता। इसके बाद वो लोग लाशों की हड्डियां तोड़ना शुरू कर देते थे और फिर लाशों को तोड़ मरोड़ कर जमीन में गड्ढा बनाकर वहीं पर गाड़ देते थे। काम पूरा हो जाने के बाद ये लोग जश्न मनाते थे और लाशों की कब्रों के ऊपर बैठकर नाचते गाते और मिठाई के तौर पर गुड़ खाते थे। बहराम ने खुलासा किया कि उसने अभी तक 931 लोगों को मौत के घाट उतारा है। यह आंकड़ा सुनकर अंग्रेज पुलिस की तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई।
ठग बहराम सहित इस गिरोह के जितने भी कुख्यात सदस्य थे उन सभी को जबलपुर के पेड़ों पर फांसी पर लटकाया गया और जबलपुर में ये पेड़ अभी भी मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो ये वो पेड़ है दोस्तों जिस पर ठग बहराम को फांसी पर चढ़ाया गया था। जब बहराम को फांसी पर चढ़ाया गया उस वक्त उसकी उम्र 65 साल थी और अगर वो बाई चांस पकड़ा भी ना जाता तो अगले 4-5 साल में वो वैसे भी स्वर्ग नर्क सिधारने वाला था। कहा जाता है कि बहराम का पड़पोता आज इंग्लैंड में रहता है और उसने अपने ड्राइंग रूम में बहराम के उस मर्डर वेपन यानी उस पीले रुमाल को फ्रेम करके रखा हुआ। वही पीला रुमाल जिसकी बदौलत बहराम को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर का खिताब हासिल। दोस्तों अपने लाइफ में कई सारे सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, पर क्या इस बंदे के बारे में आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करने लायक लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।